जो बच्चा अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर, अपनी पढ़ाई पर विश्वास करता है कि मैं जो पढ़ूंगा वो मुझे आएगा, जो नहीं आएगा अपने सर से, अपने गुरुजी से पूछूंगा, और मैं पूछ सकता हूं, मुझे पूछने में कोई शर्म नहीं है, डर नहीं है, वो व्यक्ति, वो बच्चा सफल हो सकता है, वो ऊंचाई तक जा सकता है। तो आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। मैं सुधीर तिवारी आज आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, CHS से संबंधित गद्यांश, अनुच्छेद, अवतरण, ये सभी आते हैं, तो इससे संबंधित आज हम विषय पर चर्चा करते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, अंत तक देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, लाइक करना है, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो शुरू करते हैं आज का गद्यांश। आज का गद्यांश है, अनुच्छेद नंबर 1 है, क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि गद्यांश पढ़ते कैसे हैं, गद्यांश पढ़ने का सही तरीका और गलत तरीका। सही तरीके से आप कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हो। मार्क्स माने नंबर, अधिक से अधिक कैसे? तो सही तरीका आपको हम गद्यांश पढ़ने का तरीका बताते हैं। कैसे? सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। तो पहले हम गलत तरीके में जाते हैं। गलत तरीका जो मुझे नापसंद है, ऐसे पढ़ते हैं कुछ लोग, और वो गद्यांश में सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या है? क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? क्या आप जानते हैं चॉकलेट असल में एक बड़ी देन है शुरू में? उनको यही नहीं पता कब रुकना है, कब थोड़ा रुकना है, कब अधिक रुकना है, और वो रुक रुक के पढ़ते रहते हैं, आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। और हिंदी ऐसा विषय है, आप इस हिंदी में ही तो जीते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, प्यार करते हो, दुलार करते हो, मम्मी पापा से जिद करते हो, और हिंदी नहीं आती पढ़ना। तो ये तो गलत तरीका हो गया। अब दूसरा भी गलत तरीका, कुछ लोग ऐसे आते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट असल में एक पेड़ की देन है शुरू में? ऐसे भी नहीं, बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो गए। हमने कहा थोड़ा तेज पढ़ो, तो तेज का मतलब स्पीड बढ़ा देते, हम कहते वॉइस तेज करो। तो हमें ऐसे भी नहीं पढ़ना है। अब आपको हम सही तरीका बताते हैं जिससे आपके आंसर क्लियर होते जाएंगे। क्या है सही तरीका? ऐसे पढ़ने की आदत डेवलप करें। क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या आपने सोचा है कभी चॉकलेट कैसे बनती है? क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट असल में एक पेड़ की देन है? ये जो चॉकलेट है असल में, सही में एक पेड़ की देन है, पेड़ से प्राप्त होती है चॉकलेट। शुरू में चॉकलेट का प्रारंभ कैकाओ के पौधे के रूप में होता है जो पेड़ बनता है। इन पेड़ों से कैकाओ फलियां मिलती हैं, इन पेड़ों से कैकाओं की फलियां मिलती हैं। उनको तोड़कर उनके भीतर का तीखे स्वाद वाले भाग, तीखा थोड़ा सा कड़वा टाइप का रहता है। आप चॉकलेट देखो, थोड़ा रहता है ना तीखापन, जो फलियां मिलती हैं उनको तोड़कर उनके भीतर का तीखे स्वाद वाले भाग चॉकलेटी को बड़ी सावधानी से
बड़ी मशीनों से पीसा जाता है, मतलब उनको तोड़कर उनके भीतर का तीखे स्वाद वाले भाग चॉकलेटों को बड़ी मशीनों से पीसा जाता है। वो जो चॉकलेट के दाने होते हैं, फलियों से निकले हुए दाने, उनको बड़ी मशीन में पीसा जाता है। उसके बाद फैक्ट्री की मशीन पिसे हुए कैकाओं को आपके प्रिय पदार्थों से मिलाती है। किससे मिलाती? प्रिय पदार्थ, जिससे चॉकलेट बनती है। ये पदार्थ हो सकते हैं, ये पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? जितने बढ़िया बढ़िया पदार्थ डाले जाते हैं उतनी ही महंगी चॉकलेट हो जाती है। क्या होते हैं? चीनी, शुगर, शक्कर, मक्खन डाला जाता है, या केवल पाउडर। जब चॉकलेट बन जाती है तो तैयार कैंडी को दुकानों तक पहुंचाया जाता है। कैंडी वही छोटे छोटे टुकड़े जो पॉलीथीन में पैक होते हैं, दुकानों तक पहुंचाया जाता है और आप लोग उनको खाते हो, मज़े करते हो। बर्थडे वगैरह में तो ज़रूर से ज़रूर जो है मिलती है सबको। तो अब आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कैकाओं फलियों में चीनी और मक्खन तब मिलाया जाता है जब उन्हें ऑप्शन ए तोड़ लेते हैं, पीस लेते हैं, उगा लेते हैं, पहुंचा देते हैं। अब इसमें 3 गलत हैं, 1 सही है, या 1 बहुत सही है, सबसे सही है, और 3 कम सही हैं। इसमें यही होता है गद्यांश में। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या है बताइए? पीस लेते हैं। पीस लेते हैं। हाँ, पीस लेते हैं, उनके दानों को पीस लेते हैं, फिर मक्खन चीनी मिलाते हैं और फिर आपके पास पहुंचाते हैं। बहुत सही। प्रिय शब्द का अर्थ है चुना हुआ, समर्थित, जरूरी, चाहा हुआ। चुना हुआ, जिसका चुनाव हो वो प्रिय। एक होता समर्थित, जिसका हम समर्थन करें, समर्थन माने साथ दें, और एक होता है ज़रूरी, अति आवश्यक, और यहाँ डी नंबर है चाहा हुआ। तो प्रिय का अर्थ क्या होगा? इन चारों को हमने पढ़ दिया, आप बताएंगे, बताइए। चाहा हुआ, जो हमारा प्रिय होता है हम उसे चाहते हैं, जो हमारा प्रिय होता है हम उसे चाहते हैं। आगे देखो, कैकाओं की फलियों का उत्पादन होता है कैकाओं के पौधों से, चॉकलेट के पेड़ों से, नारियल के पेड़ों से, कैकाओं के पेड़ों से। अब इसमें जो है आंसर देना है। तो कैकाओं की फलियों का उत्पादन कैसे होता है, यही निर्णायक क्वेश्चन होते हैं। ये पहले 2 प्रश्नों से कठिन है। क्यों कठिन है? यहाँ शब्द लिखा है कैकाओं के पौधों से और कैकाओं के पेड़ों से, कठिन हो गया ना। और चॉकलेट के पेड़ों से, और जैसे सी नंबर है नारियल के पेड़ों से, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा गलत है। सही है ना? अभी 3 में छांटना है। तो चॉकलेट के पेड़ों से ये भी गलत लग रहा है। चॉकलेट का पेड़ तो होता नहीं है, चॉकलेट का पेड़ तो होता नहीं। कैकाओं के पेड़ों से या कैकाओं के पौधों से, इनमें से कोई एक सही होगा। तो हम इसमें कैसे ढूंढते हैं? देखते हैं, लिखा है चॉकलेट असल में एक पेड़ की देन है। चॉकलेट किसकी देन है? पेड़ की। अब चॉकलेट का पेड़ नहीं होता है, कुछ लोग सोचे भी होगा, क्योंकि ऊपर लिखा है चॉकलेट असल में एक पेड़ की देन है। चॉकलेट का कोई पेड़ होता है कि जाओ चॉकलेट तोड़ लिया, खोला खा लिया,
तो यहाँ से कुछ लोग जानते हो क्या कर देंगे, बी नंबर डाल देंगे चॉकलेट के पेड़ों से। गलत है। अब देखो आगे लिखा है, इन पेड़ों से कैकाओं की फलियां मिलती हैं। कैकाओं की फलियां मिलती हैं, इनको तोड़कर, हाँ ये देखो, शुरू में चॉकलेट का प्रारंभ कैकाओं के पौधों के रूप में हुआ जो पेड़ बनता है। कैकाओं के पौधों से हुआ जो पेड़ बना। अब यहां से निकल के आता है कि कैकाओं की फलियां का उत्पादन कहां से होता है। कैकाओं की फलियां कहां से आती हैं, ये कैकाओं के पेड़ों से। इसका सही आंसर क्या होगा, सहमत है ना? अंकुर क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं, अगर तुम नींद आ रही है तो पीछे चले जाओ बेटा। नहीं लग रहा है, हाँ आपको नींद आ रही लग रहा ना, सोना नहीं बेटा। ये जागने का वक्त आ गया, ये जागने का वक्त आ गया, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल। तो इसका सही आंसर है कैकाओं के पेड़ों से, क्योंकि पौधे होते हैं, वही पौधा पेड़ बनता है, फिर उसमें फलियां लगती हैं, फलियों से बीज निकाले जाते हैं, उन बीजों को फैक्ट्री में पीसा जाता है, फिर चीनी मक्खन वगैरह मिला करके चॉकलेट बनाई जाती है। ऐसे इसको समझो। देखो ये जानते हो क्वेश्चन बहुत निर्णायक होता है, नवोदय में याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से गहन मंथन करो। अगला देखते हैं, कैकाओं की फलियों से बनती है। कैकाओं की फलियों से बनता या बनती है क्या, मिल्क शेक। पहले से ही गलत लग रहा, मिल्क शेक क्यों? दुग्ध पाउडर बहुत ही गलत। चॉकलेट, कॉफ़ी। अब कैकाओं की फलियों से क्या बनता है, चॉकलेट या कॉफ़ी। यहाँ पर कॉफ़ी की चर्चा नहीं की गई है, कॉफ़ी की चर्चा, अर्थात सही उत्तर क्या होगा, ऐसे समझते हैं। हाँ आगे जाते हैं, कैकाओं की फलियां स्वाद में होती हैं। कैकाओं की जो फलियां हैं स्वाद में कैसी होती हैं, तीखी, थोड़ा सा कड़वी, नरम माने मुलायम, मीठी, नमकीन। अब आपने गद्यांश में जो पढ़ा होगा वही आप करोगे। तो आपने गद्यांश को जब पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो आपको क्या पता चला, कैकाओं की फलियां का स्वाद कैसा है, तीखी हैं। वो खाओ तो कड़वी लगती हैं, अगर वो गुड़ से खा लो, चीनी से खा लो, पेड़ा से खा लो तो वो मीठी हो जाती हैं। वो जैसे दवा की तरह होती हैं। जैसे हमारे ये भैया बैठे हैं, ये दवा नहीं खाते हैं इसे, उनको जब तक मिठाई मिला के दो तब वो खाते हैं। तो वही कैकाओं की फलियां ऐसे ही होती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो चलते हैं अगले गद्यांश की ओर, अगले अनुच्छेद की ओर। पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये देखने का वक्त आ गया, सीखने का वक्त आ गया, पढ़ने का वक्त आ गया, कुछ बनने का वक्त आ गया। ये तो गाना बन गया। चलिए, बहुत प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि पहाड़ों, समुद्रों और पृथ्वी के पार क्या होता है। प्राचीन काल में, पुराने समय में लोग सोचते थे पहाड़ों, समुद्रों और पृथ्वी के पार माने उस पार क्या होता है। इसे खोजने की आकांक्षा माने इच्छा से लोगों ने दूर दूर की यात्राएं की। जो लोग नई जगहों को खोजना पसंद करते हैं उन्हें अन्वेषक कहा जाता है। जो लोग नई जगहों को खोजते हैं उन्हें अन्वेषक माने खोज करने वाले। 15वीं 16वीं शताब्दियों को
अन्वेषणों का युग कहा जाता है। ये 15वीं-16वीं शताब्दी अन्वेषण का युग रहा। इसमें खूब खोज की गई, लोग दूर दूर की यात्राएं किया और खोज की, क्योंकि इसी समय यूरोप के बहुत से देशों ने नए स्थानों को खोजने, नए व्यापार मार्गों का पता लगाने कि व्यापार का मार्ग, ये सीधी रास्ता कौन है भारत जाने की, अमेरिका जाने का और आसान रास्ता क्या है, ये पता करते रहे। खजानों को पाने, खजाने कहाँ छिपे हैं ये, और देशों को जीतने के लिए अन्वेषक भेजे, जाओ खोज करो। लोग खोजने पे निकल पड़े। ऐसी यात्राओं के अनेक लाभ हुए, ऐसी यात्राओं के एक नहीं अनेक लाभ हुए। उन्हें दिशाओं का बोध हुआ, दिशाओं का ज्ञान हुआ, और वे विश्व का मानचित्र बना सके। विश्व का मानचित्र, अब आप पढ़े लिखे हो, अब आप अगर अपने घर जाते हो, अपने गांव जाते हो, अपने शहर जाते हो, तो आप अपने घर पे बैठे होते हो, पता होता है कि कानपुर किधर है। अब यहाँ बैठे हैं तो क्या पता चल रहा कानपुर किधर है, क्यों? आपने भ्रमण किया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पुरवा किधर है, पता है किसी को? जो उधर रहते हैं उनको पता है, कह देंगे इधर है। सही है कि नहीं? लखनऊ किधर है, जिनको जो लोग गए हैं वो कहेंगे इधर है। हरिद्वार किधर है, जो गए हैं कहेंगे इधर है। हिमालय पर्वत किधर है, लोग कहेंगे इधर है। समुद्र किधर है, इधर है। ऐसे है ना? बोलो बोलो। तो ये दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे यहां बैठे हो, अब कहा जाए सक्षम का घर किधर है, तो जो जानता होगा वो कहेगा ये इधर से रास्ता चले जाओ, इधर है। और नहीं जानता है तो क्या कहेगा, मुझे पता ही नहीं। तो भ्रमण करने से दिशाओं का ज्ञान हुआ। अब ऐसे ज़्यादा समझ में आता, हाँ घूमने से ही ज्ञान होता है। अगर कहा जाए आशीष कुशवाहा का घर किधर है, तो इनको पता है ना, लेकिन इनको तो नहीं पता ना कि बाईपास पर जाने के बाद इधर जाते हैं कि इधर जाते हैं। लेकिन जो जाता है उसको पता है। तो यहाँ पर दिया गया है, मानचित्र बना सके और वह अन्य लोगों और सभ्यताओं के संपर्क में आए। अन्य लोगों की जो सभ्यता थी कि राजस्थान में दूसरी भाषा है, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ का खान पान अलग है। छत्तीसगढ़ चले जाओ, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान, हर प्रदेश हर क्षेत्र का सब कुछ अलग अलग है। उससे वो सभी परिचित हुए और उन्होंने उनकी जीवन शैली और विश्वासों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। विश्वास, कुछ लोग, सबके अलग अलग विश्वास हैं। जैसे हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। इस युग को कभी कभी खोज का युग भी कहा जाता है। लोग अनेक कारणों से अन्वेषण करते हैं। कुछ को नई जगहों में जाने का रोमांच पसंद होता है और वे खतरा उठाने या चुनौती लेने को तैयार होते हैं। रोमांच होता है, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, देखते हैं और चढ़ के देखें और देखें और ऊपर देखें, और उनसे कहा ऊपर न चढ़े हो नहीं गिर जाइयो। हैं आप लोग सब फॉर्म भर रहे हो, सारे के सारे फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि रोमांच आ रहा। देखते हैं इस गाइड में क्या है, ये परीक्षा पास होते हैं कि नहीं पास होते हैं। और आप तो सोचते हो पास होने के लिए पढ़ना है, और कुछ अरे नवोदय में तो पास ही नहीं होते, क्या करोगे भर के।
अरे भैया, पास वो होते हैं जो पढ़ते हैं, तो रोमांच पसंद होता और वे खतरा उठाने या चुनौती लेने, चैलेंज लेने को तैयार होते हैं। बहुत से देशों के शासक भी ऐसे अन्वेषणों को धन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत से देश धन देते हैं, प्रदान करते हैं ऐसे देशों को, ऐसे अन्वेषकों को कि जाओ खोजो, हम आपको पैसे सुविधाएं देंगे, ऐसा वो करते हैं। और है जो नए व्यापार मार्गों का पता लगाएं या नई संपत्तियों और खजानों तक पहुंचाएं। नई संपत्तियां और खजाने कहाँ छिपे हैं, इन यहाँ तक मुझे पहुंचाओ। ऐसा जो है देश करते हैं, उनको मदद करते हैं और वो खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ अन्वेषक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो अनजान स्थानों में पशुओं या पौधों की नई प्रजातियों को ढूंढने जाते हैं। प्रजातियां और पशुओं को ढूंढने जाते हैं। तो देखिए, आपने गद्यांश पढ़ा, अब आते हैं प्रश्न पर। पहला है, ये अनुच्छेद नए देशों को खोजने में निहित, ये अनुच्छेद नए देशों को खोजने में निहित डैश डैश स्पष्ट करता है। लाभ, जोखिम, खतरे, लागत। माने नए देशों को खोजने में निहित क्या स्पष्ट करता है? लाभ, जोखिम, खतरे, लागत। यहां से क्या चीज अनुच्छेद से पता चल रहा है? लाभ, लाभ, लाभ। हाँ, लाभ होता है। भाई, घाटे का कौन सा बिजनेस करेगा कि जाओ जाओ खोज के आओ, कुछ जहाँ लाभ नहीं वहाँ हाँ नुकसान है, हानि है, वहाँ कौन? लाभ मालूम करो, नए खजाने, व्यापार आने जाने के मार्ग। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद नए देशों को खोजने में निहित लाभ स्पष्ट करता है। अगला है, आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता यदि आप केवल यही पसंद करते हैं। आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता, मतलब खोज करने वाला, नए स्थानों की खोज करने वाला नहीं कहा जा सकता यदि आप केवल यही पसंद करते, यही पसंद करते, केवल यही पसंद करते हैं। मतलब एक प्रश्न ऐसा है जिससे आप अन्वेषक नहीं हैं, बाकी तीन अन्वेषक से संबंधित हैं। यहाँ देखो कैसा प्रश्न है, घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि ट्रेकिंग, चुनौतियाँ, तैरना, यात्रा करना, कौन सा ऐसा है कि जो आप अगर पसंद कर रहे हो तो आपको अन्वेषक नहीं कहा जाएगा? तैरना, तैरना, तैरना। हाँ, अगर आप तैर रहे हो, तैरना पसंद है, तैरना पसंद है तो आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रैकिंग, आप ट्रैक पर चल रहे हो, किसी रास्ते पर निकल पड़े हो घूमने, तो आप अन्वेषक हो। चैलेंजेस ले रहे हो तो आप अन्वेषक हो। यात्रा कर रहे हो तो आप अन्वेषक हो। आगे बात सुन, अन्वेषकों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? देखो, ऐसे ऐसे घुमाऊ प्रश्न आएंगे। मतलब क्या सत्य नहीं है, मतलब तीन सत्य हैं, तीन सत्य हैं। अन्वेषकों के बारे में तीन बातें सही हैं, एक गलत है, वो गलत ढूंढना है। प्रश्न को भी अपने हिसाब से सेट कर लिया करो। वे खोजी होते हैं, अन्वेषकों के बारे में ये सत्य है और तीन सत्य हैं। वे खोजी होते हैं, वे वैज्ञानिक होते हैं, अन्वेषकों के बारे में ये भी सही है। वे गोताखोर होते हैं, यहां डाउटफुल है, अभी सही गलत नहीं कर सकते हैं।
गोताखोर क्या होते हैं? जो पानी में डुबकी लगाते हैं और खोजते हैं, वे साहसी होते हैं। साहसी माने हिम्मती। तो यहां पर अन्वेषकों के लिए क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं लग रहा है? वे गोताखोर होते हैं। हाँ, वे गोताखोर होते हैं, ये सत्य नहीं है। अन्वेषकों के बारे में 3 बातें सत्य हैं। वे खोजी होते हैं, वे वैज्ञानिक होते हैं, वे साहसी होते हैं। आप देखते हो कौन सा वो चैनल आप देखते हो? डिस्कवरी। यही तो सब है। वैज्ञानिक हैं वो, वे खोजी हैं। शासकों ने अन्वेषणों को धन प्रदान किया का आशय है। शासकों ने, राजाओं ने, उस देश के जो उच्च पदों पर आसीन हैं उन लोगों ने धन प्रदान किया का आशय है, माने अर्थ है अन्वेषकों के खर्चे के लिए धन दिया। अन्वेषकों माने जो खोज करने वाले लोग हैं उनके खर्चे के लिए धन दिया। खतरा उठाने के लिए वेतन दिया, नए मार्ग खोजने का इनाम दिया, वैज्ञानिक खोजों के लिए विशेष के लिए कोष बनाया। अब इसमें सारे सही हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा सही है, इसकी खोज करनी है। तो एक बार गद्यांश में जाते हैं, और गद्यांश में जब जाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पर ऐसा कुछ खर्चे से संबंधित दिया गया है। हाँ, ये देखो लिखा है, यहाँ पर लिखा है लोग अनेक कारणों से अन्वेषण करते हैं। कुछ को नई जगहों में जाने का रोमांच पैदा होता है, पसंद होता है, और वे खतरा उठाने या चुनौती लेने को तैयार होते हैं। बहुत से देशों के शासक भी ऐसे अन्वेषणों को धन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, जो नए व्यापार मार्गों को पता लगाएं या नई संपत्तियों और खजानों तक पहुंचाएं। बहुत से ऐसे शासक भी ऐसे अन्वेषणों को धन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो नए व्यापार का पता लगाएं, हाँ, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ऑप्शन सी सही हो रहा है। बहुत से देशों के शासक भी ऐसे अन्वेषणों को धन प्रदान करते हैं। बहुत से देश हैं, जाओ पता करो, खोजो, क्योंकि वो आज पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कल उनको लाभ होगा कि नए व्यापार मार्गों का पता लगाओ या नई संपत्तियों और खजानों तक मुझे पहुंचाओ। तो उस पर वो धन लगाते हैं। इससे पता चल रहा है नए मार्ग खोजने का इनाम दिया, नए मार्ग खोजने का इनाम दिया। क्यों? हमने नए मार्ग और नई संपत्तियां खोजी, इतना लेके आए तो इतना तुम भी ले लो, इतना लेके आए तो इतना तुम भी ले लो। देखो गद्यांश में ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाएंगे। ये कला आपको सीखनी है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बिल्कुल ऊपर निकल के आ गया आंसर। अगला है, शताब्दी में समय होता है 10 वर्ष का, बहुत वर्ष का, 100 वर्ष का, 1000 वर्ष का। शताब्दी, ये तो मैंने आपको सूत्र में लिखाया है। शताब्दी माने 100 वर्ष। शाबाश, मानस ने बहुत अच्छा जवाब दिया, 100 वर्ष आपको याद है। तो देखिए ये छोटा सा बच्चा है, आप देख रहे हो, कल इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं, जबकि इनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है कि अभी इतने, लेकिन ये बच्चा बहुत अच्छा है, आप इनसे प्रेरित हो सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। आपने कुछ ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो प्रायः अपने नाखून चबाते हैं। ऐसे करते हैं ना? बच्चों में ये आदत अधिक होती है। कौन कौन नाखून चबाता है? हाथ उठाओ। अरे इसमें कौन शर्म की बात, उठा दो। नाखून चबाने वाले, वाह अच्छी संख्या है मतलब 10% हैं।
10% हैं जो नाखून चबाते हैं। आगे है, बच्चों में आदत अधिक होती है। नाखून चबाने से अक्सर ही बच्चों को पेट की बीमारियों का और पेट के कीड़ों में के संक्रमण का खतरा होता है। पेट में बीमारियां हो जाती हैं, पेट के संक्रमण का खतरा रहता है। क्यों? जब ऐसे खाते हो ऐसे, तो ये जो नाखूनों के बीच में भरी हुई गंदगी पेट में जाती है। नाखून चबाने का परिणाम होता है, नाखून चबाने का ये परिणाम होता है कि नाखून की सतह के नीचे के रोगाणु मुंह में चले जाते हैं। वही जो अभी हमने बताया, जहां एक बार ये जीवाणु मुंह में गया तो ये आमाशय में चला जाता है, यहाँ आमाशय में चला जाता है और वहाँ इनकी संख्या बढ़ती है और रोग जन्म लेते हैं। इनकी संख्या 2, 4, 16, 16 गुड़ी 16, 256 और 256 गुड़ी 256 वर्गात्मक वृद्धि होती है, गुणात्मक नहीं, वर्गात्मक, फिर घनात्मक वृद्धि होती है। और फिर कहते हो सर पेट में दर्द हो रहा है, फिर ऊपर से भी निकालते हो, नीचे से भी निकालते हो, कभी गैस के रूप में, कभी और कबाड़ के रूप में। तो लिखा है इनकी संख्या बढ़ती है और रोग जन्म लेते हैं। नियमित रूप से नाखून चबाना, नाखून नियमित माने रोज या नियम से हमेशा ही चबा रहे हो, दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। ये दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय माने दांतों को नुकसान, क्षय माने नुकसान, हानि, तथा दांतों के अन्य रोग हो जाते हैं, दांतों के अन्य रोग हो जाते हैं। अधिक समय तक नाखून चबाने से नाखूनों की सामान्य वृद्धि पर भी बाधा पहुंचती है। अधिक समय तक नाखून चबाने से नाखूनों की सामान्य वृद्धि पर भी, ये नाखून जो वृद्धि होती है ना, बढ़ते रहते हैं ना, इस पर भी बाधा माने रुकावट हो जाती है। फिर नाखून अच्छे नहीं रहते, खराब लगते हैं और दांतों का आकार बिगड़ जाता है। जो दांतों के जो आकार होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग पढ़ते समय, टीवी देखते हुए या फोन पर बातें करते हुए नाखून चबाते हैं, किंतु उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे आदतन नाखून चबाने वाला उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव छोड़ता है जो उसे देख रहा हो। आप किसी से बातें करते हैं, ऐसे कर रहे, हाँ, बुरा प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। वो कहता नहीं है लेकिन अंदर अंदर सोचता है गंदी आदत, गंदी आदत। इनके हाथ का खाना नहीं है कि ये लो पेड़ा खाओ, नहीं, क्योंकि ऐसे हाथ लगाया था। सही है ना? बिस्किट लीजिए भाई साहब, नहीं खाएंगे, जूठा है। कहता नहीं कोई, नहीं भाई मन नहीं है अभी, नहीं भाई अभी खाना खा के, नहीं। समझ रहे हो ना? बच्चे तब भी नाखून चबाते हैं जब उन्हें अपने विद्यालय में या किसी मित्र से किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। बच्चे तब भी नाखून चबाते हैं जब विद्यालय में किसी मित्र या किसी समस्या से सामना करना पड़ रहा हो। ये टेंशन में ज़्यादा लोग चबाते हैं, सोच में जब पड़ जाते हैं तो ज़्यादा चबाते हैं। किसी सोच रहे हैं टेंशन में, तो इस आदत का इलाज किसी दवा से नहीं है। इस आदत का इलाज किसी दवा से नहीं है, धैर्य और समझाने बुझाने से हो सकता है। धैर्य से धीरे धीरे आदत छूट सकती है, समझाने बुझाने से। बच्चा, जो तुम्हारे नाखूनों के बीच में गंदगी है वो ऐसे ऐसे करके पेट में जाती है। अब कितने प्रकार से गंदगी आती है अब ये तुम जानो, मैं नहीं बताऊंगा। अब इतनी बुद्धि तुम रखो, कितने प्रकार से इन हाथों के बीच में गंदगी जाती है। तो अब आते हैं प्रश्न की ओर।
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे अपने नाखून कब चबाते हैं? जब वे खेलने में व्यस्त होते हैं। बहुत गलत। खेल में व्यस्त होंगे तो कहाँ चबाएंगे? कहाँ बैट बॉल रखेंगे नाखून चबाएंगे? तब तो कहेंगे ये क्यों है। जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती हैं। सही लग रहा है, अभी सही नहीं करेंगे। जब वे भूखे होते हैं पर उन्हें खाना नहीं मिलता है। गलत। अब भूखे हैं तो कहना मम्मी खाना दो, नहीं तो मैं नाखून चबा जाऊंगा। मम्मी खाना दो, नहीं तो मैं उंगली खा जाऊंगा। हाथ के तो खा ही चुका हूँ, पैरों पे अब शुरू हो जाऊंगा। मम्मी खाना दो जल्दी। तो ये भी गलत है। जब वे भूखे होते हैं पर नहीं, ये तो हो ही गया। जब वे अपने दांतों का तीखापन परखना चाहते हैं। ये भी गलत है। जब वे अपने दांतों का तीखापन का मतलब क्या होता है? पैनापन। माने हमारे दांत कितने पैने हैं कि देखो, अभी देखो मेरे दांतों से नाखून कट कट कट। इसको थोड़ी चेक करते हैं कि मेरे दांतों की धार कितनी तेज है। तो हमारा इसका सही जो आंसर है, जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती हैं। जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती हैं तब वो कैसे समस्याएं होती हैं? मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ। अब क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैथ का सवाल नहीं आ रहा, गद्यांश नहीं आ रहा, आप ऐसे सही है ना? सही है कि नहीं? वो 90% थोड़ी बताएंगे, वो 10% जो चबाते हैं वही तो बताएंगे। हाँ सही कह रहे हो सर, आप तो अंदर की बात जानते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हो गया जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती हैं। नाखून चबाने की आदत का परिणाम क्या होता है? नाखूनों का तीव्र विकास, अनेक मानसिक रोग, पाचन तंत्र के अनेक रोग, व्यक्ति के दैनिक जीवन में ढीलापन। भाई नाखून चबाने की आदत का परिणाम क्या होता है? नाखून चबाने की आदत है, इसका रिजल्ट जानते हो क्या आएगा? नाखूनों का तीव्र विकास। क्या नाखून तीव्र माने तेजी से विकास होने लगेगा? नाखून क्या तेजी से बढ़ने लगेंगे? कोई पेड़ तो है नहीं। जब गेंदे का पेड़ लगाया जाता है तो ऊपर से खुटक दिया जाता है। इससे क्या होता है? बगल से शाखाएं निकल होती जाती हैं, तीव्र से विकास होता है। ऊपर वाला खुटक दो, है ना? तो क्या होता है? नहीं तो सीधा सीधा चला जाएगा। और जब बड़े बड़े गेंदा के फूल लगेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये गेंदा का जिनके यहाँ है कारोबार वो समझ रहे हैं, सही कह रहे सर, ऐसा होता है ना। और जो ऊपर से कर देते तो वो ऊपर के बजाय बगल से निकलती हैं। अब उससे क्या होती, कई डाले हो जाती, कई शाखाएं निकल आती। अब वो क्या होता है, जो फूल है उनका बैलेंस बना रहता है। इधर वाला इधर झुका है, इधर वाला इधर झुका है, तो ये हिल डुल नहीं रही। सही है ना? तो ऐसा नहीं है कि नाखूनों का तीव्र विकास हो इसके लिए लोग नाखून खोदते हैं, ये नहीं। परिणाम अनेक मानसिक रोग, ये भी नहीं है। क्या नाखून जो काटते क्या मानसिक रोग ही हैं? ना, ये भी नहीं। पाचन तंत्र के अनेक रोग, सबसे सही है ये। पाचन तंत्र के अनेक रोग हो जाते हैं। व्यक्ति के दैनिक जीवन में ढीलापन। व्यक्ति के दैनिक जीवन माने रोज का जो जीवन होता है उसमें ढीलापन में आलसी है, उंगली खा रहे हैं, ये ढीलापन ये कम है। वैसे है जो ऐसे से करते हैं वो ढीलापन हो जाता है मेरे हिसाब से। दैनिक जीवन में आलसी हो जाते हैं, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा पाचन तंत्र के अनेक रोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें नाखून चबाने की आदत अधिक होती है? प्रौढ़ों में, महिलाओं में, युवतियों में, बच्चों में। प्रौढ़ों माने वही जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें नहीं होती है। महिलाओं में ये भी उतना सही नहीं है। युवतियों में ये भी उतना सही नहीं है। नंबर डी ज़्यादा सही है, बच्चों में आदत अधिक होती है। कुछ लोग तो अंगूठा चूसते हैं, आप लोग भी चूसते होंगे छोटे में, यहाँ तो मैंने नहीं देखा।
तो इसका सही आंसर जो सबसे ज़्यादा सही है वो है बच्चों में। सही है ना। जीवाणु आमाशय में कैसे पहुंचता है, क्रम की पहचान कीजिए। वो जो जीवाणु है आमाशय में कैसे पहुंचता है, उसका क्रम क्या है। मुंह, नाखून, आमाशय। गलत है, गलत है क्रम कि पहले मुंह में था, फिर मुंह से निकल के नाखून में आया, फिर यहाँ से आमाशय में गया। ये गलत है ना। बी ऑप्शन है, नाखून में है, फिर मुंह में नाखून को चबा रहे हैं तो मुंह में गया, मुंह से आमाशय में गया। ये सही है, लेकिन अभी ट्रिक क्लिक मत करना। आमाशय, नाखून, मुंह, ये तो बहुत ही गलत है। पेट से निकल के आ रहा था नाखून पेट से निकल के तो नाखून में आ नहीं रहा। आमाशय ये नहीं, हाँ मुंह, आमाशय, नाखून, ये भी गलत। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, नाखून से मुंह में जाता है, मुंह से आमाशय में जाता है। ये क्रम सही है। अगला है सामान्य दंत क्षय है। सामान्य माने एक साधारण सा, दंत क्षय दांतों का नुकसान कैसे होता है। एक भारवाहक, गलत। आमाशय का एक रोग, ये भी गलत है। दांतों की एक बीमारी, ये सही है। अभी टिक नहीं करना है क्योंकि अभी एक और बाकी है। हो सकता है इससे सही हो, इससे ज़्यादा सही हो। आम तौर पर मिलने वाला जीवाणु, आम तौर पर माने बहुत आसानी से मिल जाता है जीवाणु बहुत आसानी से। जैसे कोई बीमारी, अब ये जुकाम बुखार कैसी होता है आम तौर पे बीमारी कौन सी होती, जुकाम बुखार खांसी। और इन्हीं पर अगर हम विजय प्राप्त नहीं करते तो यही बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं। तो सामान्य दंत क्षय है दांतों की एक बीमारी, दांतों की एक बीमारी, ना कि एक भारवाहक। भारवाहक क्या है, भार माने बोझ, और वाहक माने ढोने वाला, एक बोझ ढोने वाला। तो ये तो बहुत ही गलत है। आमाशय का रोग, ये भी गलत है क्योंकि दांतों की बात करी गई है ना, दांतों की एक बीमारी, ये सही है। आमतौर पर मिलने वाला जीवाणु, ये भी गलत है। तो इस तरह से आज हमने आपको 3 गद्यांश के विषय में हमने बताया, 3 गद्यांशों का विश्लेषण किया, उनके प्रश्नों की खोजबीन की। आप सभी से यही कहना है कि गद्यांशों को पढ़ने के सही तरीके को अपनाएं, जिससे अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर सकें और आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, 6 क्लास के जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं सब में विजय प्राप्त कर सकें। तो आप देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।